नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक खनिज तत्व है। मिनरल्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं और मिनरल्स से संबंधित या इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, इसको जानना है आपको। पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि दो प्रकार के यहाँ पर खनिजों को डिवाइड किया गया, दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। दो प्रकार मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये, खनिज तो खनिज होंगे लेकिन इनको अधिभार और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के रूप में डिवाइड किया गया है। परीक्षा में प्रश्न भी है कि अधिभार जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन कौन से होते हैं। पहले तो इसका मतलब जान लें। अधिभार तत्व वो होते हैं जो अति आवश्यक होते हैं मानव शरीर के लिए, और इसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है। और सूक्ष्म मात्रिक तत्व की मात्रा कम होती है। हालांकि सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी प्रकार की कमी से अगर इसी कमी हो जाए तो वो रोग हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रोग कौन कौन से होंगे। तो पहले देख लें कि अधिभार तत्व, यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक याद कर लेंगे तो आप दूसरा कर लेंगे, ठीक है। तो अधिभार तत्व में देखेंगे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है और मैग्नीशियम है। तो ये आपको इतने अधिभार तत्व याद रखने हैं। तो क्वेश्चन में आता भी है कि अधिभार तत्व कौन सा नहीं है, तो 4 दे देंगे। उसमें से एक आपका सूक्ष्म मात्रिक तत्व जैसे फेरस, फ्लोरीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, इस तरह से आपको कोई एक दे देंगे और यहाँ से आपको एलिमिनेट करना होगा कि ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व है और इतने बचे हुए जो हैं अधिभार तत्व हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो होने वाले रोग हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है, अगर कुछ तो कमी हो जाए तो शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं इसको देखेंगे। तो पहले तो हमारे यहाँ पर है लौह तत्व की बात कर लें, आयरन की बात कर लें। आयरन जो हम लोग देख रहे होंगे, तो आयरन जो है हमारा किस में हम लोग पढ़ रहे हैं, फेरस यहाँ पर सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, ठीक है ना। लोहे, अगर लौह तत्व की कमी होती है शरीर में तो क्या किस चीज़ की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य तत्व होता है हमारे आरबीसी के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा चीज़ क्या है, इसकी कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रक्त अल्पता, एनीमिया रोग। यहाँ पर एनीमिया रोग तत्व की कमी, अगर तत्व की कमी की बात करें तो लौह तत्व है, यहाँ पर रक्त अल्पता हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B12, B6 है, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर देखेंगे लौह तत्व का स्रोत क्या, देखिए स्रोत आता है यहाँ पर यकृत जो है, एक यहाँ यकृत में ये स्टोर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है ये कि यकृत मुख्य स्रोत है। उसके अलावा देखा जाए तो मेथी पालक है, पुदीना है, धनिया पत्ता, इसमें अधिक मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा तत्व है वो आयोडीन है। आयोडीन पर काफ़ी प्रश्न आता है परीक्षा में, हम आयोडीन पे मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आयोडीन जो है, आयोडीन हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, आयोडीन हम सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने एक फेरस देखा, एक आयोडीन देख रहे हैं अब। तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन का जो आयोडीन है ये वयस्क मानव जो होता है, इसमें परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि वयस्क मानव में कितनी मात्रा में आयोडीन होती है। तो वयस्क मानव के शरीर में लगभग 5 से 6 मिलीग्राम, इम्पॉर्टेंट है, 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होता है उसके शरीर में वयस्क मानव के। तो ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका, 5 से 6 लगभग कितना होता है। दूसरा बिंदु ये है कि प्रतिदिन कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 150 माइक्रोग्राम, यहाँ देखेंगे 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की भोजन में प्रतिदिन प्राप्त करना हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो आयोडीन की मात्रा के रूप में ये आता है। आयोडीन जो होता है ये आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है या पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है और उसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं यदि पैराथॉक्सिन हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन सही से प्रॉपर तरीके से ना निकले। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं, हमेशा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि एंजाइम की अगर हम लोग बात करते हैं और हार्मोन, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ होता है। हम यहाँ पर अब आयोडीन की जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर हम थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, या एंजाइम नहीं है ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जो हार्मोन होता है इसकी कम मात्रा भी हानिकारक होती है और इसकी अधिक मात्रा भी हानिकारक होती है। इसका मतलब क्या है कि हार्मोन कैसा होना चाहिए, हार्मोन हमेशा संतुलित रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतुलित रूप में होना चाहिए, कम या अधिक
नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए ना अधिक। देखिए एंजाइम के साथ ऐसा नहीं होता है, एंजाइम अगर कम है तो दिक्कत कर सकता है, अगर अधिक है तो वो दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं जानने के लिए इसके अंदर। फिलहाल यहाँ पर आयोडीन संबंधी हार्मोन और उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखते हैं आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है। तो पहला रोग है जड़मामनता रोग होता है, जिसे हम लोग क्रिटिनिज्म बोलते हैं। तो क्रिटिनिज्म एक रोग होता है, जड़मामनता क्रिटिनिज्म के नाम से भी आ जाता है परीक्षा में, और जड़मामनता के नाम से भी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो जड़मामनता जैसा कि नाम है, जड़मामनता मतलब जड़ से जुड़ा रहना, मतलब कि बहुत ही छोटा, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, बच्चे बौने रह जाते हैं, उनका विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता यदि आयोडीन की मात्रा उनके शरीर में कम हो रही है। इससे क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, जिससे वो बौने और छोटे रह जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिंदु है हमारा, नेक्स्ट रोग जो है आयोडीन की कमी से ही संबंधित रोग हैं, ठीक है। फिर देखेंगे मिक्सिडिमा रोग जो होता है, मिक्सिडिमा ही बोलते हैं इसको, मिक्सिडिमा रोग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी थायरॉक्सिन की कमी होती है और उपापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो होती है वो मंद पड़ जाती है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिन भी पार्टिसिपेट करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, और दूसरा कुछ महत्वपूर्ण तत्व होता है जैसे कि आयोडीन की हम बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म क्रिया को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए आवश्यक होता है। मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी हम लोग पोषक तत्व लेते हैं वो प्रॉपर चैनल में हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके, उसका संश्लेषण कर सके, प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब हो सके। इसलिए मेटाबॉलिज्म क्रिया मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। अगर मेटाबॉलिज्म की क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी तो विभिन्न प्रकार के रोग लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो व्यक्ति क्या होगा, जब उपापचय क्रिया बंद हो जाएगी तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी बॉडी में, मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, एनाबॉलिज्म की क्रिया नहीं हो रही है, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो एनर्जी जब नहीं हो तो व्यक्ति सुस्त ही हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु है सी पॉइंट, देखेंगे यहाँ पर सामान्य घेघा या गंड बोलते हैं इसको, सिंपल ग्वाइटर की संज्ञा दी जाती है। घेघा के नाम से ही आता है परीक्षा में प्रश्न, और ग्वाइटर के नाम से आता है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की ग्वाइटर है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें भी ये होता है कि थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, कह सकते हैं संक्रमित हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है। तो ये क्या बोलते हैं, इस आयोडीन की कमी से इसको बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली होता क्या है इसमें, हम लोग बोलते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो गया, मतलब गले में होने वाला रोग है ये, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या ये पता होना चाहिए। तो हमारे गले में दो प्रकार की ग्रंथि होती है, एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है, एक थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथि फूल जाती है, पैराथायराइड या थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद देखेंगे, इसे घेघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट अंतिम बिंदु जो है हमारा, नेक्स्ट बीमारी जो है वो हाशिमिमोटो रोग है। हाशिमिमोटो रोग को संज्ञा दी जाती है थायराइड की आत्महत्या की जाती है, कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आत्महत्या का मतलब ये है कि थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है पूर्ण रूप से, ठीक है। हाशिमिमोटो रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि नष्ट होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि जब थायराइड ग्रंथि संक्रमित हो जाती है, जैसे आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलने लगता है, थायरॉक्सिन की थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। आयोडीन की कमी हुई, थायरॉक्सिन हार्मोन कम हुआ, और इतना कम हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना कि उसके दवा देनी पड़ती है, और जब दवा देनी पड़ती है तो वही दवा क्या करती है, उसके लिए एक टॉक्सिक का काम करने लगती है, जहर काम करने लगती है, जिससे क्या कहते हैं धीरे धीरे वो टॉक्सिक इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो थायराइड ग्रंथि को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, उसको डैमेज कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या हाशिमिमोटो रोग को कहा जाता है। तो हाशिमिमोटो रोग ये परीक्षा में आ चुका है कि किस रोग को, 4 रोग दे देंगे, किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है, और किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता है तो इसके कारण दवाइयाँ दी जाती है और उससे टॉक्सिक का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखेंगे अंतिम बिंदु, देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लें कि किडनी में जो पथरी बनती है उसको रोकने का काम कौन सा तत्व कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पथरी बन रही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है ये पथरी का मुख्य कंपोजिशन है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की संज्ञा दी जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट रासायनिक नाम है, कह सकते हैं उसका, ठीक है। तो अगर इसको रोकना है तो कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, किस तत्व की कमी ना होने पाए हमारे शरीर के अंदर, तो मैग्नीशियम है। तो याद देखिएगा मैग्नीशियम की कमी अगर होगी तो पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु है
कि शरीर में जो कैल्शियम हमारा होता है और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस देखेंगे ये कैसे तत्व हैं, अधिभार तत्व हैं, मतलब कि ये मुख्य तत्व है। हमारे शरीर में इसकी मात्रा काफ़ी होती है। वैसे भी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है अगर तत्वों के रूप में यहाँ पर देखें तो, ठीक है। तो उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? अगर कैल्शियम फास्फोरस हमारे बॉडी में कंज्यूम हो रहा है तो उसको कंज्यूम कराने में किस हार्मोन की भागीदारी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि, जिससे पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो पैराथायराइड से कैसे हार्मोन निकलता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। तो पैराथायराइड ग्रंथि ही जिम्मेदार होती है उपापचय के लिए। किस चीज़ के उपापचय के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस। यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग टिक करके आते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, बल्कि ये गलत है। थायरॉक्सिन हार्मोन कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय के लिए नहीं होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन जो हम लेते हैं, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, आयोडीन, ये उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उपापचय की क्रिया किसकी कर रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस के लिए जो वर्क कर रहा हो वो कौन सा हार्मोन है, पैराथायरॉक्सिन, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, मतलब उसी में बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पर, इसलिए आप लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे चीज़ को। तो आप लोग, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, अंत तक देखा होगा। अंत तक जब देखा है तो काफ़ी चीज़ें आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट मिली होंगी। आपको लग भी रहा होगा कि हाँ ये चीज़ तो मेरे दिमाग से मिस हो रहा था, और अगर आपको पता होगा तो, अगर नहीं पता तो आपको सही चीज़ें तैयार हो गई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।